है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में समझेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 7th May। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज टू बूस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन एथलेटिक्स। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मुख्य उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। दरअसल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? ताकि जो युवा लोग हैं उनकी एथलेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स में अपना पार्टिसिपेशन दें। साथ ही इनका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हर स्कूल में एथलेटिक्स के बारे में जागृत किया जाए ताकि वह स्टूडेंट्स को भी अलग से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए ताकि स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स इंपॉर्टेंट बनेगा कि हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? हमारा आंसर होगा 7 मई को। अच्छा, इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसे मनाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मोनाको में। मोनाको एक यूरोप की कंट्री है, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वैसाख डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 7th May। वैसाख द डे ऑफ फुल मून इज द मोस्ट sacred day to the Buddhists all over the world. The day is commemorated by the United Nations every year। तो 7 मई को विश्व स्तर पर वैसाख दिवस 2020 मनाया जाता है और वैसाख पूर्णिमा का एक दिन जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है, यह हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दरअसल वैसाख दिवस बौद्ध धर्म का एक पवित्र दिन है, यानी इस दिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की पूर्णतः प्राप्ति कर ली थी और इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। तो इस दिन के लिए हर साल वैसाख डे मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया भर में बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़े जो लॉर्ड है, जो भगवान है, वो गौतम बुद्ध ही है। तो उनकी याद में हर साल वैसाख डे मनाया जाता है। अच्छा, हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ वैसाख डे याद रखना है जो हर साल 7 मई को 7 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अब 1 मई से लेकर 7 मई तक जितने इंपॉर्टेंट डेज आए एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को आया था इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कब आया था? 1 मई को आया था। और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात के भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ था। अच्छा, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है और इसे यूएन द्वारा मनाया जाता है। और 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, और इसे भी यूनाइटेड नेशन ही मनाता है। 4 मई को आया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और 5 मई को 3 डे आए थे, वर्ल्ड अस्थमा डे और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है और इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अच्छा, वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड ए वर्चुअल टूर ऑफ कॉमेमोरेट the 159th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. The virtual tour has been titled Gurudev the Journey of Maestro through his visual vocabulary। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159th जयंती के उपलक्ष्य पर एक आभासी दौरे का आयोजन किया गया। वर्चुअल टूर का शीर्षक था गुरुदेव जर्नी ऑफ मेस्ट्रो थ्रो हिज विजुअल वोक्यूबलरी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दरअसल जो 7th में आता है, तो 7th में को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861, जो कि कोलकाता में उनका जन्म हुआ था।
और उनकी इस बार 2020 में 159th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इसी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर जो द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसने गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी टाइटल के नाम से उनके जीवन काल के बारे में बताया गया, यानी इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बताया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको लगभग सभी फील्ड का नॉलेज था, यानी ये म्यूजिशियन भी थे, कवि भी थे यानी पोइट भी थे, ये कलाकार आर्टिस्ट भी थे और इनको आयुर्वेद का भी ज्ञान था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। और रविंद्रनाथ टैगोर की हमने बात कर ही ली कि 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है द बुक टाइटल विजयंत एट करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो हैज बीन रिलीज्ड। This book is a biography of वीर चक्र अवॉर्डी यानी पोस्टमसली कैप्टन विजयंत थापर। This book is authored by विजयंत फादर कर्नल VN थापर। तो करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो नाम की एक किताब का विमोचन किया गया। यह किताब वीर चक्र पुरस्कार विजेता यानी मरणोपरांत कप्तान विजयंत थापर की जीवनी है। यह पुस्तक विजयन के पिता कर्नल VN थापर द्वारा लिखी गई। तो दरअसल यह है विजयंत जिनका यानी करगिल के दौरान ये शहीद हो गए थे और यानी 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो उस समय इनका यानी ये शहीद हो गए थे और इन्हीं के ऊपर बुक लिखी गई। और बुक किसने लिखी? इन्हीं के पिता श्री कर्नल VN थापर ने इस बुक को लिखा गया है। हमारे लिए बुक इंपॉर्टेंट बनती है और इसके ऑथर इंपॉर्टेंट बनती है। बुक का नाम है विजयंत एट करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो और इसे लिखा किसने है? इन्हीं के फादर कर्नल VN थापर ने इसे लिखा है। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है एन MOU हैज बीन साइंड बाय द PNB हाउसिंग फाइनेंस विद IIT दिल्ली इन ऑर्डर टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE टू बी सप्लाइड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य यानी प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए अनुसंधान और विकास के समर्थन के लिए IIT दिल्ली के साथ PNB पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दरअसल अब पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस और IIT दिल्ली ये दोनों मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तैयार करेंगे ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दिए जाए और जो कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स है वो अपने आप को भी सुरक्षित कर ले। तो इसी के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इन दो संस्थाओं के बीच, PNB हाउसिंग फाइनेंस और IIT दिल्ली के बीच। अच्छा, PNB हाउसिंग नेशनल बैंक की बात करें तो इसके CEO भी हाल ही में बने जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं अप्रैल मंथ में, नीरज व्यास। तो इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली ने भी कुछ ही दिनों पहले प्रकृति नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था। उसमें क्या होता है कि जो भी कोरोना वायरस के जो केसेज है वो आने वाले समय में कितने बढ़ने वाले उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है नीति आयोग हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन इन एसोसिएशन विद Piramal Foundation to protect senior citizen during COVID-19. The campaign has been titled सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। दरअसल नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन जो कि एक NGO है जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए तैयार किया गया था और ये पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल इस अभियान में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयर कैसे की जाए ये टिप्स एंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस अभियान के द्वारा, ताकि कोविड-19 के कारण उनके किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना करना पड़े, ये समस्या उनको ना फेस करनी पड़े। इसलिए इस अभियान को चलाया गया और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कोविड-19 से उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर होता है तो उन्हें इनसे काफी दूर रखा जाए, यानी कोविड-19 से काफी दूर रखा जाए। इसलिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य इनका सिर्फ जागरूकता बढ़ाना है। हमारे लिए इसका नाम काफी है और किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी फाउंडेशन यानी इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, और इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू कंडक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज नेम्ड द वंदे भारत मिशन विद एन एम टू ब्रिंग इंडियंस स्टैंडर्ड अब्रॉड ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो भारत सरकार को कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के उद्देश्य से वंदे भारत मिशन नामक एक बड़ा निकासी अभियान आयोजित करना है। यानी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। इसमें 64 फ्लाइट रखी गई है जो अलग अलग ओमान, सऊदी अरबिया या फिर यूके, यूएस, ईरान, इटली, जिनमें कंट्रीज में इंडियंस फंसे हुए हैं, यानी इंडियंस मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको इंडिया लाने का टारगेट रखा गया है। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि नेवी जो हमारी इंडियन नेवी, उसने समुद्र सेतु नामक स्कीम लॉन्च की थी, यानी अभियान चलाया था, जिसके तहत वो जहाजों के थ्रू इन देशों में जो लोग फंसे हुए हैं गल्फ कंट्रीज में या अन्य कंट्रीज में उनको लाया जाएगा। और अब इंडियन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। मुख्य टारगेट सिर्फ भारतीयों को देश में लाना है कोरोना महामारी के बीच। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है ताकि बाहर फंसे लोगों को लाया जाए। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और तो जो कल मैंने बताया वो भी हमें याद रखना है, इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है विद ओवर 1.35 लाख साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश्ड, India has become the world's third largest publisher of science and engineering articles, according to a US government agency data, topped by China। तो 1.35 लाख से अधिक वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन के साथ भारत अमेरिका की जो सरकार की एक एजेंसी है उसके अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग लेखों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है और चीन द्वारा इसे टॉप किया गया है। दरअसल साइंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर जो भी रिसर्च होती है उन रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करने के मामले में कौन टॉप पर रहा, इस चीज की रैंकिंग निकाली गई एक अमेरिका की एजेंसी के द्वारा। तो इसमें टॉप किया गया चाइना के द्वारा और सेकंड नंबर पर यूएस खुद है, अमेरिका, और थर्ड नंबर पर हमारा देश इंडिया है। दरअसल 2008 में जितना खर्च हमारी साइंस पे यानी एक्सपेरिमेंट पे होता था अब 2018 में उसका 3 गुना ज्यादा हो गया है, यानी खर्चा भी ज्यादा बढ़ गया और बजट भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से अब इंडिया की रैंकिंग काफी ऊपर आ गई है। तो ये एक अच्छी भी खबर है कि हमारा इंडिया थर्ड नंबर की पोजीशन पे आ चुका है। पहले काफी 7th 8th के आसपास था, अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गया है। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है चाइना ने। हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनाया कि साइंटिफिक जो आर्टिकल पब्लिश करने के मामले में किसने टॉप किया है, तो चाइना ने इसे टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग थर्ड नंबर पे है। अभी कुछ दिनों पहले एक और रैंकिंग आई थी कि अपनी मिलिट्री पे सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है, तो उस मामले में अमेरिका टॉप पर था, सेकंड नंबर पे चाइना था और थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया था। और एक और रैंकिंग आई थी कि पेटेंट फाइलिंग के मामले में सबसे ज्यादा किस देश ने पेटेंट फाइलिंग की है, तो वो हमारा आंसर था चाइना। तो चाइना ने सबसे ज्यादा फाइलिंग की थी यानी पेटेंट फाइलिंग की थी। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द ईरानियन पार्लियामेंट हैज अनाउंस्ड द डिसीजन टू रिप्लेस इट्स करेंसी रियल विद अनदर बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी कॉल्ड टोमन। ईच टोमन विल बी वर्थ ऑफ 10,000 रियल अंडर द न्यू सिस्टम। तो ईरानी संसद ने अपनी मुद्रा रियल को मुद्रा की इकाई टोमन के साथ बदलने की घोषणा की है और प्रत्येक टोमन नई प्रणाली के तहत 10,000 रियल के लायक होगा, यानी 10,000 रियल के बराबर होगा। दरअसल जैसे हमारे पैसा और रुपया होता है वैसे यहाँ पे रियल और टोमन होती है। तो अब जो पहले हमारे इंडिया में पैसा था फिर बाद में रुपया कर दिया गया, अब यहाँ पे रियल था अब इसको टोमन कर दिया गया। अब हमारे जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं वहां पे अब 1 टोमन में 10,000 रियल होंगे। तो हमें सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि ईरान ने अब अपनी करेंसी बदल ली है और उसको रियल से करके अब टोमन कर दिया है। अब और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ईरान। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी रियल है लेकिन अब इसे टोमन कर दिया गया है। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज यानी आईईएस ऑफिसर
DPS Negi took charge as Director General of Labor Bureau in the Ministry of Labor and Employment। तो भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी DPS नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। दरअसल ये है DPS नेगी और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि DPS नेगी को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर यानी श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अवॉर्डेड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन a commemorative World War II medal marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रूस ने नाजी जर्मनी पर यानी अपना जीत हासिल कर ली थी नाजी जर्मनी पर विश्व युद्ध सेकेंड के टाइम पर, और उसमें नॉर्थ कोरिया का काफी साथ था और उसमें नॉर्थ कोरिया के भी कई लोग शहीद हुए थे। तो उसी को याद करने के लिए हर साल नॉर्थ कोरिया के लीडर को यानी रूस सम्मानित करता है। तो इस बार जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है वो कौन है? किम जोंग उन, और उन्हीं को सम्मानित किया गया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। हमें सिर्फ इसमें इतना याद रखना कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल से जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग है उनको सम्मानित किया गया, वो भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इतना हमें याद रखना है। बात करें रशिया की तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी यहाँ पे रूबल चलती है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ पे करेंसी चलती है और लीडर है किम जोंग उन। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ ऑफ इराक मुस्तफा अल कादिमी बिकम्स न्यू इराकी प्राइम मिनिस्टर। तो इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कादिमी नए इराकी प्रधानमंत्री बने। तो यह है मुस्तफा अल कादिमी और ये ही इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हमें इनका नाम याद रखना है। नाम है मुस्तफा अल कादिमी और इराक के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, इराक की बात करें तो कैपिटल है बगदाद और करेंसी यहाँ पे चलती है दिनार, इराकी दिनार यहाँ पे करेंसी चलती है। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कल्याण कृष्णमूर्ति हैज बीन नेम्ड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट। तो कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया। तो यह है कल्याण कृष्णमूर्ति और इन्हीं को यानी फ्लिपकार्ट में CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। तो हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हमें याद रखना, कल्याण कृष्णमूर्ति। और किसके CEO बनाएंगे? फ्लिपकार्ट के, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अच्छा, फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात कि फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी का नाम वॉलमार्ट है और सचिन बंसल इसके चेयरमैन है। तो ये चीज में हमें याद रखनी है। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।